तो इस प्रकार हम आपको बता चुके हैं कि ईसाई धर्म का प्रचार यूरोप में हुआ और यूरोप के पश्चात उन्होंने पूरे संसार में यूरोप के जैसा ही ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वे लोलुप हो गए। उसके पश्चात उसका ईसाई धर्म का प्रचार वे भारत में भी उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो सर्वप्रथम भारत में सीरिया इस्लामी धर्म प्रचारक थे और उसके पश्चात रोमान से कैथोलिक धर्म का आरंभ हुआ। 13वीं और 14वीं शताब्दी में जब पोर्तुगीज ईसाइयों ने अपने भारत में आने का निश्चय किया तो भारत के किस स्थान पर गए? तो भारत के गोवा इस प्रदेश में उन्होंने अपना धर्म का केंद्र प्रमुख रूप से बना लिया। 17वीं 18वीं शताब्दी में भारत ईसाई धर्म का एक कार्यक्षेत्र बन गया और ये लोग पूर्ण भारत भर प्रचार करने लगे। मतलब 13वीं और 14वीं शताब्दी में उन लोगों का आगमन हुआ और 17वीं या 18वीं शताब्दी तक उनके पैर बिल्कुल मजबूत हो गए कि नहीं, अब हम यहाँ से हटेंगे नहीं और सब जगह पर हम अपना ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करते रहेंगे। जहां जहां भी यूरोपियन भारत में व्यापारिक संस्थाओं की स्थापना करते चले गए, उन सभी जगह पर देखिएगा, यकीन नहीं होगा हम सभी लोगों को कि जहां पर भी उन्होंने व्यापार की बात की, उस जगह पर व्यापार की जगह पर उन्होंने इस्लाम धर्म का, ईसाई धर्म का प्रचार भी कर दिया। लेकिन 1973 में जब विलियम भारत आए तो उन्होंने एक नई पद्धति को अपनाना शुरू कर दिया। अब वो नवीन पद्धति क्या थी? तो ईसाई मिशनरी ने कलकत्ते के पास श्री रामपुर को अपना प्रचार केंद्र बना लिया। फिर आगरा हो, इलाहाबाद हो या बनारस हो, इसमें जो मिशनरी थे, मतलब ईसाई मिशनरी, इनकी सोसाइटी स्थापित की गई। अब तक ऐसी सोसाइटीज नहीं थे, बस कार्यक्षेत्र था व्यापार का और उसी व्यापार के कार्यक्षेत्र के अनुरूप वो सारे लोग कार्य करते थे और जहां जहां पर भी ये कार्य हुआ करता था उन सभी जगह से यह ईसाई मिशनरियों का प्रचार और प्रसार निरंतर रूप से होता हुआ दिखाई देता है। फिर ईसाई मिशनरियों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो धर्म का प्रचार करना और भारतीयों को ईसाई धर्म में दीक्षित करना ही था। देखिए, एक तो पहली बात उनकी यह थी कि किसी भी रूप में अपने ईसाई धर्म का वो प्रचार करें, और दूसरी बात उनकी यह थी कि भारतीयों को ईसाई धर्म में दीक्षित करना था। यदि हम थोड़ा औरंगजेब के युग में चले जाते हैं तो वहां पर भी उन्होंने वही कार्य किया, मतलब हिंदुओं को जबरदस्ती मांस तुलवाने के लिए मजबूर कर दिया। कई हिंदू नारियां ऐसी थी जिनको जबरदस्ती मुस्लिम लोगों के साथ शादी करने के लिए उसने विवश कर दिया। इतना ही नहीं तो उनसे जो संतानों की प्राप्ति होती थी, उन संतानों को भी उन्होंने हिंदू धर्म की शिक्षा नहीं दी, अपितु वो सारे के सारे मुस्लिम शासक के रूप में उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कार्य किया। देखिए, ये जब भारत पर इन सभी लोगों का आक्रमण होता गया निरंतर रूप से, तो उन्होंने अपने अपने धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना शुरू कर दिया। यहाँ पर भी जब ईसाई मिशनरियों का प्रमुख उद्देश्य वही था, आपको यदि हमारी मैनुअल रूप से भी एग्जाम होती है उसमें भी आपको एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ऐसा यदि प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसमें यदि प्रश्न पूछा गया ईसाई मिशनरियों का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो आपको बताना आना चाहिए। क्या था ईसाई मिशनरियों का प्रमुख उद्देश्य, बताइए। ईसाई धर्म का प्रचार करने। और बिल्कुल सही है कविता जी। और क्या था? देखिए, दो उनके परम उद्देश्य थे। एक तो अपने धर्म का प्रचार करना और दूसरे भारतीयों को ईसाई धर्म में दीक्षित करवा देना। मतलब एक बार भारतीय उनके धर्म में दीक्षित हो गए कि दोबारा वो अपने धर्म का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। ठीक है, जैसे मुस्लिम शासकों में उन्होंने अलग रीति से वो पद करने का प्रयास किया। जहां पर भी वो आते थे, जहां पर वो जाते थे, तो उनके अनुरूप उन्होंने कहीं ना कहीं उसे जोड़ने का प्रयास किया, मुस्लिम शासकों ने।
ठीक वैसे ही यहाँ पर उन्होंने ईसाई धर्म से दीक्षित करवा दिया हमारे भारतीय लोगों को। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हो रहा आपको? यस मैम। ओके। और फिर इस उद्देश्य को पूरा करना था। दो प्रयोजन उनके थे मूलतः। पहला प्रयोजन क्लियर है कि धर्म का प्रचार प्रसार करना, और दूसरा प्रयोजन है उनका कि उनके ईसाई धर्म का दीक्षा प्राप्त करना, भारतीय लोगों को ईसाई धर्म की दीक्षा प्राप्त करवाना, यह उनका मूल उद्देश्य था। लेकिन इस दोनों उद्देश्य को पूरा करने के लिए जनता तो अशिक्षित थी। अब जनता को जब तक जनता शिक्षित नहीं बनेगी, जब तक जनता उसे प्राप्त नहीं करेगी कि उनका नॉलेज क्या है या उनकी शिक्षा में वो क्या बताना चाहते हैं, तब तक वो कैसे आत्मसात करे, है ना। फिर उन्होंने क्या किया, उस जनता को शिक्षित होना आवश्यक समझा, और फिर उन्होंने शिक्षा प्रचार के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण कार्य किया। देखिए, एक पर्पज को साध्य करने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ा, ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है आप और हम सभी लोगों के लिए। किस प्रकार से? क्योंकि उन्हें तो अपने धर्म का प्रचार करना था, प्रसार करना था, लेकिन धर्म के प्रचार एवं प्रसार के साथ साथ उन्हें ये भी महत्वपूर्ण था कि वो लोग केवल अपने उस धर्म को पढ़े नहीं, उस धर्म को दीक्षित से नहीं हुए, प्रचार प्रसार ही नहीं करे, बल्कि उसे अपने रूप में आत्मसात करे। फिर इसके लिए उन सभी लोगों का शिक्षित होना आवश्यक माना गया। ईसाई धार्मिक संस्थाओं की सहायता से फिर शिक्षण कार्य करने वालों में जैन लोग थे। फिर वह बाल एवं प्लुष्ट, ये दो नाम प्रमुख माने जाने लगे। अब देखिए कि वो जो ईसाई लोग थे, तो उन ईसाई लोगों में जो धार्मिक संस्थाएं प्रदान की गई थी उन लोगों में जैन लोग मुख्य रूप से थे। अब देखिए, उसमें भी दो हिस्सों में उसे बांट दिया गया। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है यदि आपकी गूगल फॉर्म के माध्यम से एग्जाम होती है तो, कि जैन लोगों को किन दो प्रमुख रूप से माना गया। तो जैन को बाल्य एवं प्लिष्ट के रूप में भी माना गया। और फिर उन्होंने अपना कार्य 1706 में मद्रास प्रांत से आरंभ किया। देखिए, आए कहाँ, किस जगह पर आए, पहले पहले कहाँ पर आए बताओ? भारत में उनका आगमन कहाँ हुआ? गोवा। वेरी गुड। भारत में उनका आगमन गोवा में। फिर धीरे धीरे उन्होंने कलकत्ते के पास में श्री रामपुर में अपना प्रचार केंद्र बना लिया। फिर उसके पश्चात आगरा, इलाहाबाद और बनारस, इनमें उन्होंने उनकी सोसाइटियों की स्थापना की। क्लियर? और उसके बाद में जब शिक्षा की बात आई, शिक्षा के प्रचार प्रसार की जब बातें आई, तब उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार का कार्य 1706 में मद्रास इस प्रांत से आरंभ किया। और फिर उन्होंने सभी लोगों के लिए, छोटे और बड़े लोगों के लिए भी निशुल्क रूप से शिक्षा का प्रबंध करना शुरू कर दिया। और फिर देशी भाषाओं में पुस्तकों को छापने के लिए 1813 में उन्होंने एक प्रेस की भी स्थापना की। देखिए, आपको ये बताना आवश्यक हो जाता है यहाँ पर कि केवल ईसाई भाषा या ईसाई मिशनरियों की जो भाषा थी वो तो अलग थी, फिर हमारे भारत के लोग उसे कैसे समझे। फिर उन्होंने अपनी देशी लोगों को देशी भाषाओं में समझाने के लिए हमारे भारतीय लोगों की ही सहायता ली। कई हमारे देश में जो पढ़े लिखे पंडित थे, उन लोगों के माध्यम से उन्होंने देशी भाषा में उसे परिवर्तित कर दिया और फिर लिखा, उसे छपवाया, और फिर उसे छपवाने के लिए 1813 में एक प्रेस भी खोल दिया। यहां तक क्लियर हो गए हो बेटा? तो आप हमें आज्ञा दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं।
जी मैम, आगे बढ़। धन्यवाद। आज नया कौन आया है? बिल्कुल नया फ्रेश कैंडिडेट, आज तक नहीं थे और आज लेक्चर को आए हैं ऐसे। सभी लोग इतने ही होते हैं हमेशा? कविता, उजाला, मंगला, काफी दिनों से नहीं थे बेटा आप। नहीं। मैम मेरे डाटा खत्म हो गए थे इसलिए मैं नहीं थी। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। देखिए, प्रकृति का नियम होता है, जो आते हैं उनको जाना पड़ता है बेटा, लेकिन उस दुख में हम भी अपनी सहभागिता दर्शाना चाहते यदि आप हमें बताते। ठीक है, उनकी मृत आत्मा को जल्द ही मोक्ष प्राप्ति मिले, ऐसा परमात्मा के प्रति हम श्रद्धा व्यक्त करते हैं। हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को? ईसाई मिशनरी का प्रचार प्रसार, उनका आगमन, उनके दो हिस्से, पहले कौन सा था, दूसरा कौन सा था, किस प्रांत में उनका, किस प्रदेश में पहले धर्म का प्रचार किया, फिर उसके पश्चात कौन हमारे देश में आए, उनकी नवीन पद्धति क्या थी, उन्होंने किस प्रकार से सोसाइटियों की स्थापना की, ईसाई मिशनरी का प्रमुख उद्देश्य क्या था, उस उद्देश्य पूरा करने के लिए उन्होंने क्या कार्य किया, और उस कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने किसकी स्थापना की। तो उस कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने 1813 में एक देशी भाषाओं के पुस्तक छपवाने के लिए एक प्रेस भी खोल दिया। यहां तक क्लियर हो गया बेटा आप सभी लोगों को? यस मैम। वेरी गुड, आगे बढ़े, आपकी इच्छा है। आगे बढ़े बेटा। जी मैम। ओके, धन्यवाद। और अब देखिए, जैसे शिक्षा का प्रचार वो निरंतर रूप से करते रहे हैं, तो शिक्षा के प्रचार में कंपनी सरकार और मिशनरियों की भाषा नीति में काफी अंतर था। अब तो मूल रूप से कंपनी सरकार जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सरकार थी वह तो मुख्य रूप से उनकी भाषा कौन सी थी? कौन सी भाषा थी? अंग्रेजी। वेरी गुड, अंग्रेजी भाषा थी। यार वो अपने मराठी या हिंदी भाषा के तो बिल्कुल विरोधक थे, उनकी तो सीधी सी भाषा थी अंग्रेजी। फिर कंपनी सरकार ने मुख्य रूप से अंग्रेजी की शिक्षा का एक माध्यम बना लिया, और फिर कंपनी सरकार भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही कार्य कर रही थी। देखिए, भारत पर आए उन सभी लोगों ने अपना अपना उल्लू सीधा कर लिया, किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि भारतीय लोग जो थे बिल्कुल सीधे साधे भोले भाले लोग थे। उन्हें ये पता नहीं था कि ये जो लोग हमारे देश पर आक्रमण कर रहे हैं इनका क्या मतितार्थ है, ये क्या चाहते हैं हमसे। बस, तो कंपनी सरकार ने भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए कार्य किया, और ईसाई मिशनरी ने धर्म का यही अर्थ बताकर जनता को ईसाई बनना चाहती थी। कंपनी सरकार का कार्य क्षेत्र नगर और मिशनरियों का था गांव। अब देखिए, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह शहरों को, नगर के निवासियों को बता रही थी कि इस प्रकार से कंपनी का कार्य होता है, उस प्रकार से कंपनी का कार्य होता है, इसमें आपको ज्वाइन होना है, इसमें ये सारी चीजें मिलती है। और ये जो मिशनरियों के लोग थे वो कहाँ पर जाते थे? तो गांव गांव में जाते थे, और गांव गांव के लोगों को देशी भाषा में वह ईसाई के महत्व को समझाते थे। और जब वो ईसाइयों के महत्व को समझाते थे, तब गांव के भोले भाले लोग क्या करते थे? देखिए, अब फिर मिशनरी पाठशालाओं में साहित्य का, अब आपको सवाल ऐसा एकोत्तरीय में प्रश्न पूछा जाएगा बेटा कि मिशनरी पाठशालाओं में किन किन विषयों की शिक्षा पद्धति पर या शिक्षा दी जाती थी? तो मिशनरियों की पाठशालाओं में साहित्य, इतिहास, धर्मशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और विज्ञान, इन भाषाओं की शिक्षा हिंदी में दी जाती थी। क्लियर हुआ आपको? दो सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला कि मिशनरी पाठशालाओं में
किन विषयों की शिक्षा दी जाती थी? दूसरा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि मिशनरी पाठशालाओं में इन विषयों की शिक्षा दी जाती थी, उन विषयों की भाषा कौन सी थी? पहला प्रश्न अब फिर से एक बार बताएंगे। मिशनरी पाठशालाओं में साहित्य, इतिहास, धर्मशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, इन सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी और इन सभी विषयों की शिक्षा उनको मराठी में दी जाती थी। क्लियर? हिंदी में दी जाती थी। हिंदी मैम। ओके, आप लोग यहीं पर हो, अच्छा लगा। अब देखिए, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती चली गई, लोगों को जिन जिन लोगों को उसमें इंटरेस्ट आता गया, तो उन सभी लोगों में पुस्तकों की मांग बढ़ रही थी। और फिर मिशनरियों ने 1917 में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी इलाहाबाद में नार्दर्न टेक्स्ट एंड बुक सोसाइटी की स्थापना की। आपको सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ईसाई मिशनरियों ने कौन सा कार्य किया? तो ईसाई मिशनरियों का कार्य क्या था? तो 1917 में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी जो इलाहाबाद में स्थित थी, उन्होंने फिर देखिए कलकत्ता 1917 में उन्होंने कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की थी। फिर उसके पश्चात इलाहाबाद में नार्दर्न टेक्स्ट एंड बुक सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की। अनेक प्रकार के स्कूल उन्होंने खोले, कॉलेज खोले, फिर और हिंदी की शिक्षा पर उन्होंने बल दिया विशेष रूप से। इसलिए हिंदी की शिक्षा पर विशेष रूप से उन्होंने बल दिया क्योंकि वो जो लोग थे, एक जगह पर अपनी कंपनी के लोग अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार कर रहे थे और अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ वो उनको अंग्रेजी सिखाने के लिए लोग थे। और दूसरी जगह पर ये जो ईसाई मिशनरी लोग थे, वो धर्म का प्रचार करने के लिए, वो भाषा का और उनके बीच में लेने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो ये जो लोग थे ईसाई मिशनरी लोग, वह अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए वहां पर आए थे। इतना ही नहीं, तो वह उस धर्म में परिवर्तित करके दीक्षित करने के लिए अपने भारतीय लोगों पर मौजूद थे। मतलब भारतीयों पर दो लोगों का आक्रमण एक साथ किया गया। एक था पहले ईसाई मिशनरी और दूसरा था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए, अब जब उन्होंने ईसाई मिशनरियों ने कई प्रकार के स्कूल खोल दिए, कॉलेजेस खोल दिए गए और फिर उनका जो प्रबल, हम कहे कि जो उनका परम उद्देश्य था, परम प्रयोजन था, वो क्या था? तो उन्होंने अपने धार्मिक विचार, उनके जो सिद्धांत थे, वो और अधिक सरल बना दिया और उसे सरल बनाने के लिए हिंदी और नागरी का सहारा लिया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने ठोस प्रगति कर ली और इन्हीं के द्वारा, मतलब ईसाई मिशनरियों के द्वारा सन 1940 में लोक मित्र नामक मासिक पत्रिका का भी आगमन हुआ और हिंदी को अधिक बल दिया गया। यदि ये ईसाई लोग भारत में न आते तो हमारी हिंदी भाषा तो मर ही जाती, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो बाकी के उन सभी प्रबुद्ध लोगों को अंग्रेजी भाषा लेने के लिए मजबूर कर रही थी। दूसरी, हाँ, इसका एक और यदि हम लोग देखते हैं तो धर्म के प्रचारक के रूप में ही क्यों न हो, लेकिन उन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी भाषा को भी तो अग्रसर स्थान दिया। ऐसा कंपनी ने नहीं किया। कंपनी तो केवल अपना ही एक परम उद्देश्य स्थापित करना चाहती थी। इन्होंने दोहरे रूप में कार्य किया। एक तो ग्रामीण आंचल को विकसित किया। हर जगह पर आज भी हम लोग देखते हैं कि कई जगह पर इन लोगों के, ईसाइयों के स्कूल कॉलेजेस है, ऐसा प्रतीत होता है। और उसके नामकरण फिर बाद में परिवर्तित हो गए, है ना। मतलब जब भी हम बात करते हैं इस प्रकार के स्कूलों की, तो आज भी इस प्रकार के स्कूल, उनका जो स्थापना वर्ष है, तो यह उस युग का दिखाई देता है। लेकिन इसका मूल प्रयोजन यही है, उन्होंने भले ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, दीक्षांत लेने के लिए लोगों को बताया, लेकिन सबसे पहली बात उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया कि उन्होंने
न केवल स्कूल बल्कि कॉलेजों की भी स्थापना की, और वह निशुल्क रूप में, मतलब 1 रुपया भी न लेते हुए हमारे भारतीय लोगों को उन्होंने अपने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में ईसाई मिशनरियों ने अपना मूल रूप से कार्य किया। यहाँ पर आपका ये जो पॉइंट है वह समाप्त हो जाता है। अब आपकी बारी, आपने उसे कितना समझा। एक 5 मिनट में कोई भी आप में से जो बोलना चाहे कि जी मैम हमने ये लिया, फिर हम चलते हैं दूसरे थियोसॉफिकल सोसाइटी की ओर। बोलते जाइए बेटा। कौन बताएगा आप में से? आपकी इच्छा नहीं होती है बोलने की तो हम डायरेक्टली नाम ले ले क्या? नाम लेकर ही आप फिर बोलोगे कि चलो इनका नाम ले लिया, बोलना स्टार्ट करते हैं। सोनाली, आपकी आवाज नहीं सुने बेटा हम। ये देखिए, ये भी रनिंग आउट ऑफ द टाइम आ गया अभी। चलो फटाक से बोलो सोनाली। बोलोगे आप? वैशाली, मंगला, कहीं ऐसा ना हो कि नाम ले और आप कट गए। नाम लिए और आपने मीटिंग को एंड कर दिया। दिस इज नॉट फेयर। देखिए बेटा, ये जो प्रश्न होते हैं ये हमारे लिए होते ही नहीं है। पहली बात तो ये है, ये सारे सवाल आपके लिए बनाए जाते हैं और आप ही के लिए लेक्चर्स भी होता है। चलो कोई बात नहीं, आप में से कोई भी यदि बोलना नहीं चाहता है तो हम ये मानते हुए चलते कि आपको पूरा समझ में आ गया है ना। तो एक बार ओवरलुक करा दे, या आपको क्लियर हो गया? क्या करना है? प्रियंका, पल्लवी, उजाला, वैशाली। मैम आप हमें क्वेश्चन पूछिए मैम। वेरी गुड, ओके। देखिए, पहला सवाल है आपके लिए, सभी सभी के लिए, कि भारत में इस्लामी धर्म प्रचारक पहले कौन से रूप में आए? उनके पहला रूप क्या था? पहले वह सीरियक रूप में आए, सीरियक इस्लामी धर्म के रूप में, और उसके पश्चात और दूसरा वह, कैथोलिक। हाँ, कैथोलिक। वेरी गुड, कैथोलिक रूप में आए। 13वीं 14वीं शताब्दी में पोर्तुगीज ईसाइयों में किस धर्म आदि इन प्रदेशों में, किस प्रदेश में उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया? किस प्रदेश में? सर्वप्रथम वो किस प्रदेश में आए भारत में आकर? गोवा। वेरी गुड, गोवा में। वेरी गुड। सन 1973 में कौन सी व्यक्ति भारत में आए? विलियम। वेरी गुड। और फिर उन्होंने ईसाई मिशनरियों की सोसाइटी की स्थापना किस जगह पर की? कलकत्ता में। कलकत्ता के पास श्रीरामपुर में उन्होंने अपने कलकत्ता, इलाहाबाद। प्रचार का केंद्र बनाया बेटा, और उसके लिए, उस प्रचार के केंद्र को स्थापित करने के लिए आगरा, इलाहाबाद और बनारस में उन्होंने अनेकानेक प्रकार के मिशनरियों के सोसाइटी की स्थापना की। गुड। ईसाई मिशनरियों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? हमारा सवाल फिर से करते हैं। ईसाई धर्म का प्रचार करना और भारतीयों को ईसाई धर्म में दीक्षित। वेरी गुड। ईसाई धर्म का प्रचार करना और भारतीयों को ईसाई धर्म में दीक्षित करना। दीक्षित करना। हो, ओके।
ईसाई धर्म शिक्षण कार्य में जैन लोगों को किन दो नामों के रूप में प्रमुखतः जाने जाते हैं, माने जाते हैं? पाल्य और प्लुस्ट। प्लुस्ट याद रखिए, बाल्य और प्लुस्ट। ओके मैम। हाँ, इन्होंने अपना कार्य किस प्रांत से स्टार्ट किया? ईसाई धर्म ने जब जनता को शिक्षित करने के लिए कौन सी प्रांतों को उन्होंने शुरुआत में प्रारंभ किया, जहां पर उन्होंने निःशुल्क शिक्षा से सभी लोगों को प्रबंधित किया गया? मद्रास। मद्रास प्रांत, वेरी गुड। कब किया गया? 1706 में। वेरी गुड, 1706 में। और फिर देशी भाषाओं में जब पुस्तकों को छपवाने की बात आई, तब कौन सी प्रेस, मतलब उस प्रेस को उन्होंने खोला, तो वो प्रेस कब खोली गई? 1713। 1813 में, वेरी गुड। मिशनरियों की पाठशालाओं में किन किन विषयों की शिक्षा दी जाती थी? साहित्य, इतिहास, विज्ञान, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, इनकी शिक्षा दी जाती। और वो किस भाषा में दी जाती थी? साहित्य, इतिहास, धर्मशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, इन विषयों की चर्चा की जाती थी, इन विषयों का शिक्षा दी जाती थी। तो वह शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी? हिंदी भाषा में दी जाती थी मैम। वेरी गुड। ईसाई मिशनरियों ने किस सोसाइटी की स्थापना की? 1917 में किस सोसाइटी की स्थापना की? कलकत्ता बुक सोसाइटी। कलकत्ता स्कूल सोसाइटी। स्कूल बुक सोसाइटी। फिर इलाहाबाद में कौन सी सोसाइटी की स्थापना हुई? नादर्न टेक्स्ट एंड बुक सोसाइटी की स्थापना उन्होंने इलाहाबाद में की। क्लियर? और ईसाई मिशनरियों ने धार्मिक विचारों और सिद्धांतों को सरल बनाने के लिए किस भाषा का और किस लिपि का सहारा लिया? नागरी लिपि। हाँ, और भाषा? हिंदी। एक जगह पर हिंदी नागरी लिपि आती, देवनागरी लिपि, तो उसकी भाषा हिंदी होगी, यह बात तय है ना? तो हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, इसका उन्होंने मूलतः शिक्षा में प्रयोग किया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि इनके द्वारा जब हिंदी की नागरी लिपि को आत्मसात किया गया, तब एक मासिक पत्रिका का भी आरंभ हुआ। उस मासिक पत्रिका का वर्ष कौन सा था और वो मासिक पत्रिका किस नाम से प्रचलित थे? उनका वर्ष 1940। लोक मित्र नामक 1940। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बेटा, आपके पास पहले ये नोट्स दे दिए क्या हमने? जी नहीं मैम, हमने लिखा है जैसे आप पढ़ा रहे थे ना तभी। अभी आज ही लिखा आपने अभी? जी मैम, अभी लिखा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बेटा, ये ईसाई मिशनरी का पॉइंट आपका ओवरऑल क्लियर हो गया। इसके संदर्भ में आपको यदि कोई सवाल होता है तो आप पूछ सकते हैं, 2 मिनट हमारे पास है। किसी को कोई सवाल होता है तो पूछिए। प्रचार केंद्र का नाम क्या था मैम? हाँ जी बेटा। हेलो मैम, हाँ, प्रचार केंद्र का नाम क्या था? उनके प्रचार केंद्र का जो नाम था, वह पहले ईसाई मिशनरी के कलकत्ते के पास श्रीरामपुर को उन्होंने अपना प्रचार केंद्र बनाया। उन्होंने अपने प्रचार केंद्र का कोई अलग से नामकरण नहीं किया, है ना? तो बस केवल उन्होंने अपना प्रचार ओके मैम। केंद्र बना लिया।
और फिर आगरा, इलाहाबाद और बनारस में उन्होंने मिशनरी सोसाइटियों की स्थापना की। बस ईसाई धर्म प्रसारक, ऐसा ही उनके केंद्र का नामकरण हुआ। और कोई सवाल? बहुत अच्छे से सवालों का जवाब दे पाए आज आप लोग। अच्छा लगा जब जो पढ़ाया जाता है और उस पर सवाल किया जाता है और सवाल का करेक्ट आंसरिंग मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, और अभी हम चलते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की ओर। कल के लेक्चर्स में हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की ओर देखेंगे, नजर उठाएंगे। अभी 1 ही मिनट बाकी है, तो इस पर मुझे नहीं लगता अभी आप लोगों को कोई सवाल होगा, और हमने जो सवाल किए उसी पर आप लोगों को गूगल फॉर्म के माध्यम से यदि एग्जाम ली गई तो आप उसमें पूरे कामयाब हो गए, ऐसा हमें लगता है। सभी को अपने अपने मार्क्स मिल गए ना? किसे कितने हैं आप लोग बता सकते हैं क्या? दूसरी टेस्ट आपकी जो हुई तो दूसरे टेस्ट में कितने मिले लगभग सभी को?